नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने महाराष्ट्र में काफी हलचल मचाई हुई है। जी, मराठा आरक्षण का सवाल। हाँ, मराठा आरक्षण। हमारे पास कुछ कुछ जानकारी हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो शायद हमें ये समझने में मदद करें कि इस मांग के पीछे असल वजह क्या है, क्यों ये समुदाय आरक्षण चाहता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों को देखकर हम समझें कि ये जो मराठा समुदाय की मांग है, इसके पीछे सामाजिक, शैक्षणिक और खासकर आर्थिक कारण क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं राजनीतिक नारा नहीं नहीं, लगता। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज भी यही इशारा करते हैं कि इसके पीछे जमीनी सच्चाइयां हैं, चुनौतियां हैं। जी। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। स्रोत साफ कहते हैं कि मांग का एक बड़ा आधार समुदाय का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है। हाँ, ये तीन पहलू अहम बताए गए हैं। लेकिन ये पिछड़ापन मतलब दिखता कैसे है? सबसे पहले बात करते हैं खेती की और उससे जुड़े आर्थिक संकट की। ये शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि समुदाय का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ज्यादातर मराठा परिवार पारंपरिक तौर पर खेती से जुड़े रहे हैं। जी। लेकिन महाराष्ट्र में, खासकर उन इलाकों में जहां मराठा आबादी ज्यादा है, खेती करना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, पिछले कुछ सालों में तो हालात और बिगड़े हैं। सूखा, पानी की कमी। हाँ, और फिर फसलों का सही दाम ना मिलना, कर्ज बढ़ते जाना, इन सब ने तो जैसे किसानों की कमर ही तोड़ दी है। बिल्कुल, स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ आय कम होने की बात नहीं है। नहीं। ये तो एक तरह से अस्तित्व का संकट बन गया है, खासकर छोटे किसानों के लिए। और जब किसी समुदाय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही मतलब कृषि ही अगर संकट में हो, तो असर बहुत गहरा होता है, पीढ़ियों तक महसूस होता है। हाँ, ये सिर्फ फौरी तौर पर पैसे की तंगी नहीं है। नहीं, ये भविष्य को लेकर एक एक गहरी अनिश्चितता है। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। सही कहा। और ये देखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी शायद इशारा कर रहे हैं, कि खेती पर ये जो भारी निर्भरता है और उस क्षेत्र का लगातार संकट में रहना, वो उनके लिए दूसरे रास्ते अपनाने के मौके कैसे कम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह की संरचनात्मक समस्या है। बिल्कुल, पारंपरिक काम अब सुरक्षा नहीं दे पा रहा। जी। और जब खेती से उम्मीदें टूटती हैं, तो लोग कहाँ देखते हैं? शिक्षा की तरफ, नौकरियों की तरफ। हाँ, जाहिर है। और यहीं पर दूसरा अहम मुद्दा आता है, शिक्षा में पिछड़ापन। जानकारी यही कहती है कि मराठा समुदाय के कई परिवार, खासकर गांव देहात में, उनके लिए अच्छी शिक्षा तक पहुंच आज भी बहुत मुश्किल है। या तो अच्छे स्कूल कॉलेज है नहीं पास में, या फिर है तो फीस भरने के पैसे नहीं है। बिल्कुल। और इसका नतीजा दिखता है हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल कोर्सेज में। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि जैसे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें मराठा युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है, वो दूसरे आरक्षित वर्गों या सामान्य वर्ग के जो संपन्न लोग हैं, उनकी तुलना में काफी कम है। हाँ, ये सिर्फ पैसों की कमी का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे माहौल का, सपोर्ट सिस्टम का सवाल है। क्या उन्हें वो गाइडेंस मिल पा रहा है? सही बात। एक तरह से अवसरों की दौड़ में पीछे छूट जाने का एहसास। हाँ, एक सामूहिक एहसास बन जाता है ये। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि शिक्षा में पिछड़ने का सीधा असर कहाँ पड़ता है? नौकरियों पर। जी बिल्कुल। तो तीसरा बड़ा मुद्दा जो स्रोत उठाते हैं, वो है सरकारी और अच्छी प्राइवेट नौकरियों में मराठा समुदाय की कम हिस्सेदारी। दस्तावेज शायद कुछ आंकड़ों की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ, करते हैं। तो हालांकि सटीक आंकड़े यहाँ नहीं है, पर इशारा यही है कि प्रशासन में, दूसरी सरकारी सेवाओं में उनकी संख्या उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है। और इसे हमें मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के संदर्भ में देखना होगा। हाँ। स्रोत बताते हैं कि मराठा युवाओं में ये भावना है कि क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए पहले से कोटा है, उनके लिए मुकाबला और सख्त हो जाता है। हाँ, और मौके कम हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरिट पर भी जगह बनाना मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में ही वो शिक्षा और संसाधनों की कमी से पीछे रह गए। तो ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं है। नहीं, ये एक तरह की हताशा है कि सिस्टम शायद उनके लिए उतना मददगार नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि उन्हें लगता है कि विकास की जो मुख्य धारा है, उसमें उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही? हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से शायद चौथा बिंदु निकलता है, सामाजिक न्याय की मांग। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि उनकी एक प्रमुख मांग यही है कि उन्हें भी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें भी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके। जी बिल्कुल। सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत सेंट्रल है। जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये मांग सिर्फ कुछ रियायतें पाने की नहीं है। नहीं। इसके पीछे एक गहरी इच्छा है कि उन्हें भी विकास में बराबरी का हिस्सेदार माना जाए।
उनकी दलील ये है कि भले ही ऐतिहासिक रूप से उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत रही हो कुछ इलाकों में, हाँ, लेकिन मौजूदा आर्थिक और शैक्षणिक हालात ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। और इसलिए उन्हें भी आरक्षण का सहारा मिलना चाहिए, जैसे दूसरे पिछड़े समुदायों को मिलता है। बिल्कुल, ये बराबरी के अवसर पाने की लड़ाई है, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो फिर पिछड़ेपन की परिभाषा पे ही सवाल खड़ा करता है ना, कि पिछड़ापन तय कैसे हो। हाँ, और ये बहस तो भारत में हमेशा से रही है कि आधार क्या हो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक। कि बदलती अर्थव्यवस्था, कृषि संकट, इन सब ने उनकी स्थिति को ओबीसी जैसा बना दिया है। और इसलिए उन्हें भी वही संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। जी, यही उनकी मुख्य दलील है। और इन सभी मुद्दों का, कृषि संकट, शिक्षा की कमी, नौकरियों के कम अवसर, बराबरी की मांग, इन सब का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। हाँ, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। 5वां बिंदु, किसानों की आत्महत्या और बढ़ती बेरोजगारी। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्याएं हो रही हैं, उनमें मराठा किसानों का एक बड़ा प्रतिशत है। ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है। ये असल में पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ खेती में घाटे का नतीजा नहीं है। ये दिखाता है कि सिस्टम किसानों को सुरक्षा और एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे पा रहा। जब खेती से कमाई नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, नौकरियां हैं नहीं, कर्ज बढ़ रहा है, तो निराशा बहुत गहरी हो जाती है। ये आत्महत्याएं, युवाओं में बेरोजगारी, ये उसी गहरे असंतोष और हताशा का नतीजा है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। ये दिखाता है कि कैसे ये सारे मुद्दे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और एक मानवीय संकट पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे बिंदु मिलकर एक तस्वीर तो साफ करते हैं कि जब कृषि पर निर्भरता बोझ बन जाए, शिक्षा के दरवाजे ठीक से ना खुलें, नौकरियों के मौके कम हों और बराबरी का एहसास ना हो, तो असंतोष और हताशा बढ़ना स्वाभाविक है, जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब कारण एक दूसरे को और बढ़ाते हैं। हाँ, एक दुष्चक्र जैसा। बिल्कुल, कृषि संकट है तो शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते, शिक्षा कम है तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं है तो युवाओं में हताशा है, भविष्य को लेकर चिंता है। और इस चक्र से निकलने के लिए समुदाय आरक्षण को एक जरूरी रास्ते की तरह देख रहा है। जी, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं। तो इन दस्तावेजों और जानकारी का अगर हम सार निकालें, तो मराठा आरक्षण की मांग सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक कृषि अर्थव्यवस्था का संकट है, शिक्षा और रोजगार में बराबरी की कमी का एहसास है, सामाजिक बराबरी की एक तीव्र इच्छा है, और इन सब के कारण बढ़ती हुई हताशा और निराशा भी है। हाँ, ये सब गहरे और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। स्रोत साफ करते हैं कि आखिरी लक्ष्य यही है कि समुदाय को विकास में समान अवसर मिले, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक प्रगति में उनका सही प्रतिनिधित्व हो। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये मुद्दा हमें भारत जैसे देश में विकास, अवसर और समानता से जुड़े जो जटिल सवाल हैं, उन पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, ये दिखाता है कि आर्थिक बदलाव और जो पारंपरिक सामाजिक ढांचे हैं, उनके बीच कैसे तनाव पैदा हो सकता है। ये सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, ये हमें बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमारा विकास का मॉडल समावेशी है? क्या अवसर सच में सब तक पहुंच रहे हैं? और जब नहीं पहुंचते तो समाज